हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बेटा आज हमारा अकाउंट्स का 5th लेक्चर है। अभी तक हमने 4 लेक्चर किए हैं और बेटा सब कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल हैं। बेटा आप ज़रूर मानोगे इस बात को कि बेटा ज़रूर ये लेक्चर थ्योरेटिकल थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल बेस तैयार हो रहा था हमारा। बाबू आज फाइनली हम प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। उन्हीं थ्योरेटिकल टर्म का इस्तेमाल करेंगे बेटा जो हमने पिछले 3 से 4 लेक्चर में पढ़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब सामने देख रहे हो मेरी तरफ। मैं जाते जाते उस दिन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की कुछ बातें बोल रहा था। एक बार बेटा मैं उसको जल्दी से रिपीट करूंगा और बेटा आगे कुछ नई चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। लो मेरे प्यारे बच्चों, समझना। बेटा मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल है दैट मीन्स बेटा इससे डेविएशन अलाउड नहीं होगा। बेटा हमारे प्रिंसिपल का नाम था डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट मतलब दो इम्पैक्ट। बेटा मैंने आपको ये बात बोली थी कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं बात बोल चुका हूं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। बेटा एक बिजनेस ट्रांजैक्शन का जितना अमाउंट डेबिट होता है उसके बराबर ही अमाउंट क्रेडिट भी जरूर होता है। जबकि मैंने अभी तक आपको डेबिट क्रेडिट पे कोई चर्चा नहीं कराई। ये बात मैंने आपको कहा था कि आप 2 से 3 दिन के लिए रट लो। बेटा साथ ही साथ मैंने ये बात भी बोल दी थी कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की बेटा जितनी एसेट्स होती हैं बेटा उतनी ही लायबिलिटी भी क्रिएट होती है। यानी कि बेटा बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती हैं। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से जितनी एसेट्स क्रिएट होती हैं उतनी ही लायबिलिटी क्रिएट होती हैं। और मैंने जाते जाते आपको ये बात भी बोल दी थी बेटा कि यही वो कंसेप्ट है बेटा जिसकी वजह से बैलेंस शीट बन पाती है। बेटा फिर मैं उस दिन आपको बैलेंस शीट के बारे में कुछ बता रहा था। बेटा सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था आपको। सबसे पहले मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, एज वेल एज मैंने ये भी बताया था कभी आप बैलेंस शीट बनाते हैं हमेशा फर्म का नाम लिखें। बैलेंस शीट ऑफ सक्सेस मंत्रा। और बेटा साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था बेटा ये कब बनेगी, एज एट बिल्कुल बेटा फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पर। बेटा मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था आपको एज एट 31 मार्च 2022। फिर बच्चों मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बताया था। बैलेंस शीट दिखने में कैसी होती है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड बेटा हम लायबिलिटीज लिखते हैं, देन बेटा अमाउंट्स, फिर बेटा एसेट्स, और बेटा फिर हम लिखते हैं अमाउंट। तो बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखने में कुछ ऐसा होता है। फिर बेटा मैंने आपको बात बोली थी कैपिटल हमेशा लायबिलिटी का पार्ट होती है, और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था आपको। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता था मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिजनेस की एंटिटी हमेशा डिफरेंट होती है बिजनेसमैन से। यानी कि बेटा बिजनेस अलग बात है और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग बात है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहा है तो बिजनेस क्या बोलता है कि तूने मुझे पैसा दिया एज एन आउटसाइडर, तू तो मेरे से बहुत अलग चीज है। तूने मुझे कैपिटल दी, मैं तेरी कैपिटल को पक्का वापस करूंगा, मेरे ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन है। तो बेटा कैपिटल हमेशा लायबिलिटी का पार्ट होती है। उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था आपको बैंक लोन का भी। फिर बच्चों हमने बात करी थी क्रेडिटर्स की भी, और बेटा फिर हमने बात करी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी। तो ये थे बेटा मेरे सामने 4 लायबिलिटी का मैंने डिस्कशन किया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये भी बोला था कि ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। बेटा ये तो अभी लायबिलिटीज की शुरुआत है, हो सकता है बेटा आप आने वाले टाइम में 20-25 लायबिलिटी तक पढ़ो। तो बेटा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बाबू। और दूसरी बात मैंने ये भी बोली थी इसमें हो सकता है बहुत सारी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी हो, और हो सकता है बेटा कुछ करंट लायबिलिटी भी हो। बेटा मुझे यहां सारी लायबिलिटीज लिखनी है, ईदर नॉन करंट और करंट। बाबू ये दोनों करंट लायबिलिटी होती हैं बेटा, जिसका पैसा 1 साल के अंदर अंदर वापस करना हो वो बेटा करंट लायबिलिटी होती है। और क्योंकि बैंक लोन जनरली बेटा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बेटा, इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इतनी सारी बातें आपके साथ करके गया था। मैंने बेटा साथ ही साथ आपको यह भी बोल दिया था कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा बिल्कुल बराबर होता है, तभी इसका नाम पड़ा है बेटा बैलेंस शीट। यानी कि बेटा हर एसेट बाबू इक्वल अमाउंट ऑफ एसेट के बराबर में बेटा इक्वल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी जरूर होंगी। बेटा यही तो कंसेप्ट का नाम है, एसेट हमेशा लायबिलिटीज की बराबर होती है, तभी तो बेटा बैलेंस शीट बन पाती है। तो बेटा एसेट में क्या क्या चीजें आ सकती है बेटा, अगेन एसेट में नॉन करंट एसेट्स भी आएंगी और करंट एसेट्स भी आएंगी। बेटा करंट एसेट्स क्या होती हैं आपको याद होगा, करंट एसेट्स बेटा वो होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं 1 साल के अंदर अंदर। और बेटा नॉन करंट एसेट्स ये या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस को रिटर्न देती हैं 1 साल के बाद। मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए आप लैंड एंड बिल्डिंग बोल सकते हो बेटा, आ एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आप बेटा प्लांट एंड मशीनरी बोल सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ बेटा नॉन करंट एसेट्स। आप बोलने को बेटा फर्नीचर फिटिंग्स बोल सकते हो बेटा, एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आप बेटा बात कर सकते हो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की भी बच्चों, जैसे कि शेयर खरीदा, मैंने इसकी बात की हुई है आपके साथ। इसके अलावा आप बात कर सकते हो बच्चों स्टॉक की। बेटा मैंने लास्ट टाइम स्टॉक पे चर्चा की थी बाबू, स्टॉक की भी आप बात कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों आप लिखना चाहो तो इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। बेटा यहां मैं एक बात कर देनी बड़ी जरूरी समझता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस शीट लास्ट डेट पर बन रही है, लास्ट डेट पर, फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट पर बन रही है। और बेटा फाइनेंशियल ईयर के एंड डेट का मतलब क्या है, ऑन 31 ऑफ मार्च 2022 मेरे पास क्या क्या एसेट्स हैं, मेरे पास क्या क्या लायबिलिटी है। तो यानी कि बेटा ये स्टॉक क्या 31 मार्च का होगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों ये स्टॉक 31 मार्च का है। यानी कि बेटा क्या आप इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो? बेटा आपकी मर्जी है, आप इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। क्या ये कैपिटल बेटा 31 मार्च की होगी? हाँ बाबू ये कैपिटल 31 मार्च की होगी। क्या आप इसको क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो? मेरे प्यारे बच्चों आप लिखना चाहो तो इसको क्लोजिंग कैपिटल भी लिख सकते हो। तो कैपिटल और ये जो स्टॉक है बेटा बिल्कुल साल के आखिरी दिन का है, तो बेटा आप इसको क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। लो जी बेटा ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। बाबू मैं एक और एसेट का नाम लिखना चाहता हूं बेटा, कैश। अगर बिजनेस में कोई कैश पड़ा है बेटा तो वो भी मेरी प्रॉपर्टी है। अगर कोई बैंक बैलेंस पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों तो वो भी मेरी ही प्रॉपर्टी है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटीज और एसेट का टोटल बिल्कुल बराबर आता है मेरे प्यारे बच्चों। बाबू इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोल देता हूं बाबू, स्टॉक, कैश और बैंक बैलेंस ये तीनों के तीनों करंट एसेट्स होते हैं। बेटा ये तीनों के तीनों करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट की क्या डेफिनेशन थी याद करो बेटा। करंट एसेट्स में हमने क्या पढ़ा था, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। बेटा हर वो चीज करंट एसेट है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। बेटा कैश तो है ही खुद अपने आप में कैश, बैंक बैलेंस आप बेटा अगले दिन ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगले दिन सुबह उठो बैंक जाओ बेटा, जब मर्जी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये भी करंट एसेट्स है। और बेटा व्हाट अबाउट स्टॉक? बेटा क्योंकि मेरा बिजनेस ही इस चीज का है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया था आपको होंडा एक्टिवा का, मेरा बिजनेस ही एक्टिवा का है और मेरे बिजनेस में एक्टिवा पड़ी हुई है। बेटा जनरली माना जाता है कि आपका स्टॉक भी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका बिजनेस इस चीज का है, तो ये चीज बहुत जल्दी बिकती है आपकी दुकान पर। तो बेटा इसको भी हम करंट एसेट्स मानते हैं। स्टॉक बेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ये 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो स्टॉक भी आपकी करंट एसेट्स है। बेटा एक और एग्जांपल भी हो सकता है, आपने इसके बारे में भी मुझसे पढ़ा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आपने किसी को बेटा प्री पेमेंट कर भी दी है तो बेटा क्योंकि वो आपको अगले 1 साल में बेनिफिट दे ही देगा बेटा, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक बेस्ट एग्जांपल है करंट एसेट्स का। तो हमारे पास 4 एग्जांपल मैंने बेटा करंट एसेट्स के लिए और ऐसी 4 एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स के भी लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट से रिलेटेड एक बात और करना चाहता हूं।
लो जी बेटा, मैं आपको बता देता हूं, मैं प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ मूव कर रहा हूं बेटा। अब प्रैक्टिकल चैप्टर जिसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूं बेटा, उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं लिख कर बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको। बाबू अब हम प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज तक हमने बेटा जितना पढ़ा है, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब बाबू एक मैथमेटिकल इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है बाबू? अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है कि एसेट्स हमेशा बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं? एसेट्स हमेशा बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। मेरे प्यारे बच्चों आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एसेट्स बराबर होती हैं लायबिलिटी के, जैसे कि मैंने पहले समझाया? आपने ऐसा क्यों लिखा कि एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के? बाबू देखो, बहुत सारी दुनिया का मानना है कि आप इसको ऐसे ही लिखो कि एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, यानी कि ये जो एसेट का टोटल है ये किसके बराबर होगा? कैपिटल के, और बची हुई सारी लायबिलिटी के। तो बेटा कैपिटल को अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी क्यों नहीं लिख सकते? बेटा देखो, जो कैपिटल है ना वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। और बेटा जो अदर लाइबिलिटीज है ना बेटा, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। इसी वजह से कैपिटल को अलग करके लिखा। मतलब बेटा देखो, जो बिजनेस ने कैपिटल वापस करनी है वो बंदा बिजनेस के अंदर का ही है। वो तो बेटा हमारा घर का बंदा है, प्रोप्राइटर तो हमारे घर का बंदा है बेटा। इसे हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये तो घर का ही बंदा है ना, इसको तो कभी भी वापस कर देंगे बाबू। लेकिन क्या बैंक रुकेगा? क्या बैंक आपके घर का बंदा है? नहीं बेटा, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्या ये जो सप्लायर है जिससे आप उधार पर गुड्स खरीद कर लाए, क्या ये घर का बंदा है? नहीं बेटा, ये बिजनेस के बाहर का बंदा है। तो बाबू हम करते क्या है, हमेशा इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहां पर बेटा कैपिटल मींस इंटरनल लायबिलिटी, और लायबिलिटी का यहां पर मतलब है बची हुई सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इस वजह से बेटा हम इस इक्वेशन को ऐसे फ्रेम करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन यही टर्म है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है अकाउंट्स की इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन हमें बैलेंस शीट ने दी है, हमें डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ने दी है बेटा। एसेट्स हमेशा बराबर होंगी आपकी इंटरनल लायबिलिटी के एज वेल एज आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी के। एसेट्स हमेशा बराबर होंगी कैपिटल के और बेटा बची हुई सारी लायबिलिटीज के, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल हमेशा बराबर होता है। तो बेटा यहां से मैं एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। पूरे चैप्टर में बेटा हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। लो बच्चों, अब मैं बेटा स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना प्रैक्टिकल चैप्टर। सब प्यारे बच्चे बहुत आराम से चीजों को समझेंगे। मैं बेटा अभी इतना रब कर रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। लो प्यारे बच्चों, आराम से समझेंगे चीजों को। मैं आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन लिखता हूं बेटा, फिर उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रेम करेंगे। लो बेटा, मिस्टर राम started a business with cash amounted to rupees 50,000। बेटा मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। सेकंड वन बेटा मैं सेकंड बिजनेस ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, परचेज गुड्स in cash 20,000, purchase goods on credit 30,000, sales goods in cash
45,000। बाबू मान लो ये 4 ही बिजनेस ट्रांजैक्शन मुझे दे रखी हैं और आपको क्वेश्चन कहता है इससे एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ। बेटा आप पहली बार अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ ये बोर्ड होना चाहिए या मैं होना चाहिए। बाबू अभी आप कुछ भी नहीं लिख रहे, मैं बेटा टाइम दूंगा, बहुत टाइम दूंगा आपको नोट करने का, आप कुछ भी मत लिखो बेटा, अभी चीजों को बहुत आराम से समझो। पहला प्रैक्टिकल चैप्टर आपके लिए स्टार्ट हो रहा है बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीजों को समझना। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट दिखने में कैसा होता है? सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर, सबसे पहले बेटा सीरियल नंबर आप लिखेंगे, इसमें स्पेस कम ही छोड़ना बेटा। फिर लिखना ट्रांजैक्शन, आप बेटा ये लाइन स्केल से खींचेंगे, मैं बेटा फ्री हैंड खींच रहा हूं तो ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। फिर लिखेंगे बेटा ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन में ठीक ठाक स्पेस आप छोड़ देना बच्चों। फिर लिखना एसेट्स, एसेट्स, और बेटा एसेट्स में काफी स्पेस छोड़ने के बाद आप लिखना एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बेटा काफी स्पेस छोड़ने के बाद लिखना आप एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये वही इक्वेशन है बेटा जो अभी हमने फ्रेम की थी। इसके बाद प्यारे बच्चों एक लाइन जरूर छोड़ना और फिर लाइन बेटा हॉरिजॉन्टल खींचना, एक लाइन जरूर छोड़ना बेटा। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको उसका क्या लॉजिक है। बेटा सीरियल नंबर 1, बाबू पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस में क्या हुई? कहता है मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लाकर 50,000 रुपए। तो बेटा ट्रांजैक्शन में यही लिखना है जो आपको क्वेश्चन ने दिया है। मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस, मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपी 50,000। मेरे प्यारे बच्चों मैंने वही लिखा अभी तक जो बाबू मेरे को क्वेश्चन ने दिया था। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, मैंने डुअल एस्पेक्ट के बारे में बहुत सारी चर्चा आज की है और इससे पिछले लेक्चर में भी की थी। मैंने आपको यही बोला था बेटा हर अकाउंटिंग एंट्री के, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं। बेटा मैं आज उसी 2 इंपैक्ट की बात करता चला जाऊंगा और बेटा ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। बहुत आराम से समझना मेरे प्यारे बच्चों। बाबू मैंने क्या बोला? मिस्टर राम ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया कैश लाकर 50,000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों क्या कैश एक एसेट है? मैंने आपको कहा था यहां एक लाइन जरूर छोड़ देना। बाबू मैंने लिख दिया, हां जी कैश एक एसेट है। बेटा क्या बिजनेस में कैपिटल भी आ रही है? आ रही है। बेटा अब आप खुद समझो इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेरे बिजनेस पर। बाबू एक तो 50,000 रुपए का कैश आ जाएगा और दूसरा बेटा ये जो कैपिटल है बेटा ये 50,000 रुपए की आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हमेशा एसेट्स हमेशा बेटा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होगी। देख लो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जैसे ही बेटा ये ट्रांजैक्शन आपने खत्म करी, आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के बाद आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। बेटा न्यू इक्वेशन यानी कि एक नई इक्वेशन आप लिखने वाले हो और न्यू इक्वेशन में आप लिखोगे बेटा कि कैश अभी आपके पास 50,000 रुपए पड़ा है, ये जो मैंने बैलेंस लिखा यही लिख दिया, और आप लिखोगे इसमें कि कैपिटल भी 50,000 रुपए पड़ी हुई है। बेटा अब नई इक्वेशन लिखना मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक मैंने क्या किया? सीरियल नंबर 1 लिखा, जो बेटा क्वेश्चन ने मुझे ट्रांजैक्शन दी थी मैंने वही नोट कर दी ट्रांजैक्शन, मैंने इसका इंपैक्ट रिकॉग्नाइज किया। बेटा जब बिजनेस 50,000 रुपए से स्टार्ट हुआ है तो एक तो बिजनेस के ऊपर कैपिटल आ गई बेटा, एक तो बिजनेस के पास कैपिटल आ गई 50,000 रुपए और एक बेटा बिजनेस के पास कैश आ गया 50,000 रुपए। बेटा फिर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा और सबसे पहली चीज लिखूंगा न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन में वही बैलेंसेस लिख दूंगा बेटा जो बिजनेस के पास पड़े होंगे। बिजनेस के पास कैश पड़ा है 50,000, एक तो मैंने ये लिख दिया, और दूसरा बिजनेस के पास कैपिटल पड़ी है 50,000, दूसरी बात मैंने ये लिख दी। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा, नई इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कहता है बेटा परचेज गुड्स इन कैश 20,000। लो बेटा लिखो, ट्रांजैक्शन में आप लिख रहे हो परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। बेटा आपने गुड्स परचेज करे कैश में 20,000 रुपए के। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपने गुड्स परचेज करे कैश, आप सोचो बेटा, दो इंपैक्ट सोचो, मेरा ख्याल आप सोच सकते हो। बेटा आपने गुड्स परचेज करे 20,000 रुपए के, क्या बेटा आपको नहीं लगता बिजनेस में एक और बेटा नई एसेट आ गई, स्टॉक? बेटा इस ट्रांजैक्शन की वजह से 20,000 रुपए का स्टॉक बिजनेस में आ गया, लेकिन बेटा जैसे ही आपने गुड्स कैश खरीदे तो बेटा 20,000 रुपए आपको देने भी पड़ गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी बेटा, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से 20,000 रुपए आपको देने पड़े हैं और 20,000 रुपए का स्टॉक आपके बिजनेस में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी, क्या ये ट्रांजैक्शन यहीं खत्म हो जाती है? बेटा यहीं खत्म हो जाती है। हर ट्रांजैक्शन के कहीं ना कहीं इंपैक्ट है बेटा, आप सोच लो बेटा उसके इंपैक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, जैसे ही मैंने दूसरी ट्रांजैक्शन खत्म करी, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची बेटा, उसके बाद क्या लिखा, न्यू इक्वेशन। बेटा नई इक्वेशन लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको नई इक्वेशन लिखने से पहले बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। बेटा कैश था 50,000, 20,000 चला गया, कैश बचा कितना, 30,000 रुपए। बेटा प्लस स्टॉक कितना बचा आपके पास, 20,000 रुपए। क्या बेटा ये कैपिटल के बराबर है 50,000? हाँ बाबू बिल्कुल बराबर है ये। बेटा ये हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा। ये हमारे को डुअल एस्पेक्ट ने समझाई थी बात। बेटा अब क्या करूंगा मैं, बेटा मैं थर्ड ट्रांजैक्शन लिखूंगा। लिखो मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहती है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लो जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹30,000। बेटा आपने उधार पर गुड्स खरीदा 30,000 रुपए का। बेटा क्या गुड्स खरीदने पर, सबसे पहले यह सोचो बेटा, गुड्स खरीदने पर क्या स्टॉक आया बिजनेस में? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आया। एक बेटा नई एसेट आकर खड़ी हो गई जिसका नाम है स्टॉक। बेटा स्टॉक आकर खड़ा हो गया बिजनेस में 30,000 रुपए, लेकिन ये गुड्स आपने उधार पर खरीदा। मेरे प्यारे बच्चों उधार पर खरीदा, जिससे भी आप उधार पर गुड्स खरीदते हो वो बेटा क्रेडिटर होता है, और क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। तो आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैंने आपको कहा था एक लाइन छोड़ देना, तो बेटा लायबिलिटी के नीचे लिखो क्रेडिटर्स। लायबिलिटी के नीचे मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे क्रेडिटर्स, और यहां पर रिकॉग्नाइज करेंगे कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से बिजनेस में 30,000 रुपए के क्रेडिटर खड़े हो चुके हैं। तो बेटा आपने ये ट्रांजैक्शन भी लिख दी। अब क्या करो बेटा, एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दो बच्चों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है। अब आप क्या लिखोगे, न्यू ट्रांजैक्शन, सॉरी न्यू इक्वेशन। बेटा नई इक्वेशन आप लिखोगे, लेकिन नई इक्वेशन लिखने से पहले बैलेंसेस को लिख लेना। बेटा कैश का बैलेंस अभी भी 30,000 रुपए पड़ा हुआ है, एज वेल एज बिजनेस में स्टॉक आ चुका है बेटा 50,000 रुपए। दिस प्लस दिस, बेटा ये किसके बराबर होगा, हमेशा कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। कैपिटल आपके पास 50,000 पड़ी हुई है, प्लस 30,000 के क्रेडिटर्स बिजनेस में आ चुके हैं। क्या ये बेटा दोनों टर्म इस दोनों टर्म के बराबर है? बेटा बिल्कुल बराबर है। लो प्यारे बच्चों, लास्ट ट्रांजैक्शन बिजनेस ने जो हमें दी हम वो करते हैं। कहता है सेल्स गुड्स इन कैश अमाउंटिंग टू ₹45,000। लो जी, सेल्स गुड्स इन कैश कितने रुपए बच्चों, 45,000। कहता है आपने 45,000 के गुड्स बेच दिए मेरे प्यारे बच्चों, बेच दिए। अच्छा जी बेटा 45,000 के गुड्स बेचते ही क्या स्टॉक कम हो जाएगा?
मेरे प्यारे बच्चों, हाँ जी, गुड्स बेटा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मेरा स्टॉक चला जाएगा बिजनेस से जैसे ही आपने गुड्स बेचे। क्या बेटा कैश आ जाएगा? बेटा जब आपने कैश में गुड्स बेचा है तो कैश तो पक्का बिजनेस में आ जाएगा। तो बेटा क्या इस ट्रांजैक्शन के भी इंपैक्ट को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। देन बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप बेटा क्योंकि आप सारी इक्वेशन सॉल्व कर चुके हो, लास्ट टर्म लिखोगे फाइनल इक्वेशन। बेटा यहां न्यू इक्वेशन ना लिखकर आप फाइनल इक्वेशन लिखोगे। फाइनल इक्वेशन क्या कहती है बेटा? कैश कितना पड़ा हुआ है आपके पास? 30,000 ये, 45 ये, 75। बेटा 50,000 का स्टॉक था, 45 चला गया, दैट मीन्स बेटा स्टॉक इज 5,000। उसके बाद बेटा कैपिटल का बैलेंस कितना है बाबू? कैपिटल 50,000 का बैलेंस था, प्लस बेटा क्रेडिटर का बैलेंस उतर कर आ गया 30,000। लो बेटा मैंने फाइनल इक्वेशन भी लिख दी और बेटा यहां पर मैंने अपनी एंट्री को क्लोज कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन करके दिखाओ, आपने करके दिखा दी। क्वेश्चन कहे या नहीं कहे बेटा बैलेंस शीट जरूर बनाकर दिखाना। मेरे प्यारे बच्चों, आप बैलेंस शीट जरूर बनाकर दिखाओगे। आपको कोई नाम नहीं पता तो ऐसे लिखो, बैलेंस शीट ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश। कुछ नहीं पता बेटा, या लिखना चाहो तो क्योंकि मिस्टर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था, आप मिस्टर राम का नाम लिख दो। बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर राम, चाहे हमें मिस्टर राम के बिजनेस के बारे में नहीं पता, आप तब भी मिस्टर राम का नाम लिख दो। एज एट, क्या बेटा मुझे कोई डेट दी? नहीं दी बेटा, तो आप क्या करो, डॉट 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 करके छोड़ दो। अब बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। बैलेंस शीट दिखने में कैसी होती है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, देन बेटा अमाउंट्स, देन बेटा एसेट्स, और बेटा फिर आती हैं दोबारा अमाउंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको कहे कि नहीं कहे, सारी अकाउंटिंग इक्वेशन करने के बाद आपने बैलेंस शीट जरूर बनानी है, क्योंकि ये बेटा आप क्या करती है, एक अच्छा इंपैक्ट डालती है और फ्री में नंबर दिलवाती है आपको। क्योंकि करना क्या है बेटा, आपने ये लिखी हुई सारी लायबिलिटीज चिपका दो मेरे बच्चों, और ये लिखी हुई सारी एसेट्स चिपका दो। करा क्या आपने बेटा? लिख लो, लिखो। सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल, कितनी दी हुई है क्वेश्चन ने आपको? 50,000 रुपीज, हमने कैलकुलेट कर ली बच्चों। और उसके बाद क्रेडिटर 30,000। लो बच्चों मैंने लिख लिया क्रेडिटर्स 30,000। क्या बेटा मेरा टोटल 80,000 आ गया? बिल्कुल आ गया बेटा 80,000 टोटल। एसेट्स में बेटा क्या क्या लिखा हुआ है? कैश बैलेंस, कैश कितना बेटा? 75,000। और क्या लिखा हुआ है बेटा? स्टॉक कितना बच्चों? 5,000। क्या बेटा मेरा टोटल अगेन 80,000 आ गया? आ गया। क्या बेटा ये शीट बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है बेटा, इसी का नाम बैलेंस शीट है बेटा। तो यहां पर ये पहला एग्जाम्पल खत्म हो जाता है बेटा। तो ये हमने पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा अभी बेटा। इस पर बेस्ड हमें कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन कराता जाऊंगा बेटा, एक एक दो दो बातें नहीं पूछता जाऊंगा। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 बात नहीं समझा दो, ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 बात नहीं समझा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं, 2-3 नई एंट्रीज सीखते हैं। लो जी बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको आराम से नोट कर लेना बेटा। फिर हम एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर रहे हैं आपके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। Example number 2. Mohan started a business with cash 50,000, stock 30,000। लो जी, ये है बेटा पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी, परचेज गुड्स फ्रॉम Sohan in cash 60,000। Third transaction, purchase goods
फ्रॉम अली 30,000. Fourth one, sales goods in cash 45,000. Sell goods to Bahadur 20,000. And sixth one is withdrew for personal use 10,000. लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को ये बेटा क्वेश्चन दे रखा है, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखी है, 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन, और मुझे कहता है बेटा आपने इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन कर दिखानी है. तो बेटा फॉर्मेट हमारा सेम है, हमने पहले क्वेश्चन में फॉर्मेट को अच्छे से समझ लिया है प्यारे बच्चों. लो धीरे धीरे बेटा क्वेश्चन करना सीखते हैं. अभी भी ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, पहले आप नहीं कर रहे. बेटा आपको होमवर्क चाहिए क्या? मेरे बच्चे कह रहे हैं हाँ हमें होमवर्क दे देना, लेकिन ज्यादा सारा. अच्छा, ज्यादा होमवर्क बच्चों होगा नहीं आपसे. बच्चे कह रहे हैं हो जाएगा, कम से कम 15 क्वेश्चन होमवर्क देना. नहीं बच्चों नहीं, आपसे 15 क्वेश्चन नहीं होंगे. चलो आप जिद कर रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको. लो बेटा मैंने क्या करा, फॉर्मेट बनाना शुरू करा. सबसे पहले लिखा सीरियल नंबर और स्पेस कम छोड़ा इसके लिए. ट्रांजैक्शन, इसके लिए स्पेस बेटा मैंने ठीक ठाक छोड़ दिया. उसके बाद बेटा मैंने लिखा एसेट्स. बेटा इसके नीचे एक लाइन जरूर छोड़नी है आपको, जरूर छोड़नी है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन. और बेटा काफी दूर लिखना बेटा इससे कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कैपिटल प्लस लायबिलिटी. बेटा एसेट्स और कैपिटल लायबिलिटी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जरूर चाहिए मेरे को बेटा. इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि जब एसेट्स के अलग अलग नाम लिखने पड़ते हैं, ऐसे ही लायबिलिटी के अलग अलग नाम लिखने पड़ते हैं. चलो जी मेरे प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझेंगे. मैंने आपको कहा था इस हर क्वेश्चन में आपको 1 से 2 बात नहीं सिखा दूंगा बच्चों. तो अब 1 से 2 बात नहीं सीखने का टाइम आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों. मैं कम से कम 3 से 4 बात सिखाने वाला हूं इस क्वेश्चन में. बाबू पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया. लो मैं लिख रहा हूं बेटा, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस. मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस. बेटा मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया. मेरे प्यारे बच्चों सुन लो बेटा, एक प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ लेकर आता है वो सब कैपिटल होती है. मोहन कैश भी ले आया और मोहन बेटा स्टॉक भी लेकर आया. तो क्या हो गया बच्चों, मेरे लिए तो ये दोनों ही चीजें कैपिटल हैं. तो क्या मेरे बिजनेस में कोई एसेट आई? बेटा 2 एसेट आई. एक भी छोड़ दो, 2 एसेट आई. एक तो बेटा कैश आया और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों स्टॉक आया. अच्छा, तो क्या बिजनेस में 2 एसेट आई हैं? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल 2 एसेट आई हैं. एक कैश आया है और एक स्टॉक आया है. और बेटा लायबिलिटी साइड बेटा कैपिटल आई है. मेरे प्यारे बच्चों कैपिटल आई है. एक प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लेकर आता है बेटा सब कैपिटल होती है. तो बिजनेस में कैपिटल कितनी आई प्यारे बच्चों? 80,000. और बेटा बिजनेस में एसेट बेटा कैश के नाम पर 50,000 रुपए आए और स्टॉक के नाम पर 30,000 रुपए आए हैं. सॉरी, स्टॉक के नाम पर 30,000 का स्टॉक आया मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है जी. तो क्या हम पहली ट्रांजैक्शन में नई बात सीख चुके? बेटा अभी तक ये बात नहीं इंप्लीमेंट की थी. तो अब हमने एक तो नई बात ये सीख ली, स्टार. ठीक है जी. बेटा क्या करूं अब इसका, क्योंकि पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखूंगा मैं और उसके बाद लिखने वाला हूं न्यू इक्वेशन. और बेटा बैलेंसेस को मैं नीचे लिख दूंगा एज इट इज. दैट मींस बेटा कैश को लिख दूंगा 50,000 एज इट इज. उसके बाद स्टॉक को लिख दूंगा 30,000. और बेटा ये किसके बराबर होगा? ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल. तो बेटा मैंने ये बात लिख दी. उसके बाद कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश 60,000. मेरे प्यारे बच्चों मैं आपका एनालिसिस इस बात पर चाहता हूं. मैंने लगा दिया स्टार. बेटा अगर आपको कभी कहे परचेज गुड्स, सिंपल कहे परचेज गुड्स,
दैट मीन्स बेटा ये गुड्स कैश खरीदे गए होंगे। वेरी गुड। अगर आपको कहे परचेज गुड्स इन कैश तो बेटा सोचने की वैसे भी बात नहीं है। जब इसने कह दिया परचेज गुड्स इन कैश दैट मीन्स ये तो कैश खरीदे ही गए होंगे। अगर आपको कह दे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, बेटा अगर ये कह देता कि आपने गुड्स खरीदे सोहन से, बेटा आपको नाम दे देता किसी पर्सन का जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं, तो बेटा हमेशा मानना ये उधार खरीदे गए होंगे, उधार खरीदे गए होंगे। अगर सिर्फ बोल दे परचेज गुड्स, इसका मतलब है बेटा गुड्स कैश खरीदे गए होंगे। अगर बोल दे परचेज गुड्स इन कैश, इसका मतलब ये तो कैश ही खरीदे गए हैं, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। अगर क्वेश्चन कह दे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स खरीदा, किसी पर्सन का नाम दे दे, इसका मतलब उधार खरीदे गए हैं। और अगर कह दे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश दैट मीन्स बेटा ये तो कैश खरीदे ही गए हैं। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि चाहे सोहन से खरीदे लेकिन कैश खरीदे हैं। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, इन चारों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको कह दे परचेज गुड्स, वो तो कैश ही खरीदे गए हैं, किसी का नाम नहीं है। आपको कह दे गुड्स खरीदे गए हैं कैश में, तो ये तो वैसे ही कैश है। आपको कह दे सोहन से खरीदे लेकिन कैश खरीदे हैं, ये भी कैश है। लेकिन अगर आपको कह दे गुड्स सोहन से खरीदे और कुछ ना बताए कैश खरीदे या क्रेडिट, दैट मीन्स क्रेडिट खरीदे गए हैं, उधार खरीदे गए हैं। बाबू ये थी दूसरी बात जो मैंने आपको समझानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहां पर लिखा क्या गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश, इन कैश। मैंने सोहन से 60,000 रुपए के गुड्स खरीदे लेकिन कैश खरीदे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग बेटा, इस अमाउंट को आप 40,000 कर लेना। लो 40,000 कर लेना, क्योंकि मेरे पास कैश बैलेंस 60,000 नहीं पड़ा, मैं क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम गलती कर गया। लो बेटा क्वेश्चन ने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश 40,000, आपने सोहन से गुड्स खरीदे कैश में 40,000। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिखो दूसरी ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन कैश। बाबू आपने सोहन से 40,000 रुपए के गुड्स कैश खरीदे, 40,000 रुपए के गुड्स, तो क्या बेटा बिजनेस से कैश चला जाएगा? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 40,000 कम हो जाएगा। क्या बेटा बिजनेस में नया स्टॉक आ जाएगा? जब आपने 40,000 रुपए के गुड्स खरीदे तो बेटा बिजनेस में नया स्टॉक 40,000 रुपए का स्टॉक आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है हमारे को, और हमें क्या लिखना है, न्यू इक्वेशन, नई इक्वेशन। क्या होगा नई इक्वेशन? सबसे पहले बैलेंसेस लिख लो। कैश बेटा 50 में से 40 गया, बचा 10। स्टॉक बेटा बिजनेस में 70,000 का हो गया, और बेटा ये हमेशा बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, क्योंकि अभी तक कैपिटल गिवन है तो ये कैपिटल के बराबर है। तो हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 कर चुके, इक्वेशन 2 थर्ड वन पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम अली। मेरे प्यारे बच्चों समझदार को इशारा काफी, क्या ये मेरा ये वाला केस नहीं है कि आपने अली से गुड्स खरीदे, दैट मींस दिस गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बेटा अगर आपने उधार पर गुड्स खरीदे हैं तो क्या बेटा मेरे ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी? मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल लायबिलिटी आने वाली है, समझो। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम अली, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली। बेटा आपने अली से गुड्स खरीदे हैं, कितने? 30,000 के। तो क्या बेटा बिजनेस में नया स्टॉक आया? जैसे ही आपने अली से गुड्स खरीदे बेटा बिजनेस में नया स्टॉक आ गया। स्टॉक आने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस में एक कर्जा भी तो आ गया, उस कर्जे का नाम है बेटा क्रेडिटर्स। आप बेटा अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे, एक बिजनेस बेटा हजारों लोगों से उधार पर गुड्स खरीदता है, ये मत लिखने लग जाना अली फिर बेटा कोई और नाम फिर कोई और नाम, नहीं बच्चों, ठीक है ना, मुझे नाम नहीं चाहिए। हाँ बेटा अली एक क्रेडिटर है, मैंने सीधा क्रेडिटर में नाम लिखा, और बेटा मैंने हाँ क्रेडिटर को पेमेंट करनी है फ्यूचर में 30,000। क्रेडिटर कौन होते हैं बेटा? हर वो सप्लायर जिससे आप उधार पर गुड्स खरीदते हो। तो क्या मैंने उधार पर गुड्स खरीदा है? मैंने उधार पर गुड्स खरीदा है, मैंने 30,000 रुपए क्रेडिटर के देने हैं। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन भी खत्म हो जाती है। हम क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन,
न्यू इक्वेशन, बेटा कैश में 10,000 ही, स्टॉक में बेटा 1,00,000 हो गए, और बेटा कैपिटल कितनी हो गई 80,000, और बेटा एज वेल एज क्रेडिटर 30,000। क्या बेटा मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन लिख दो? लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, सेल्स गुड्स इन कैश। लो, सेल्स गुड्स इन कैश अमाउंटेड टू ₹45,000। बेटा जैसे ही आपने गुड्स बेचा, क्या आपकी जेब से स्टॉक चला जाएगा? मेरी दुकान से स्टॉक कम हो जाएगा? बेटा हो जाएगा स्टॉक कम। क्या बेटा जैसे ही गुड्स गया मेरे हाथ में कैश आ जाएगा? क्योंकि ये कैश बिका है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। आपके हाथ में कैश आ जाएगा। लो जी, हॉरिजॉन्टल लाइन लिख दो बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद बेटा मैंने दोबारा लिख दिया नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। बेटा कैश कितना हो गया? 10 + 45 55, और 1,00,000 में से बेटा 45 के स्टॉक गए, तो दैट मीन्स बेटा मेरे स्टॉक भी 55 के बचे हैं। ये हमेशा बराबर है बेटा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के, या लाइबिलिटी का नाम अभी क्रेडिटर ही है। तो बेटा मैंने 4 इक्वेशन कर ली। अब बेटा 5th वन का नंबर है अगेन स्टार, कहता है सेल गुड्स टू बहादुर। मेरे प्यारे बच्चों यही वाली बात समझना। अगर क्वेश्चन कह दे परचेज गुड्स, दैट मींस कैश है। अगर क्वेश्चन कह दे सेल्स गुड्स, तो बेटा ये भी कैश है। अगर क्वेश्चन कह दे परचेज गुड्स इन कैश, इसका मतलब बेटा कैश पर खरीदे हैं। अगर क्वेश्चन कह दे सेल्स गुड्स इन कैश, इसका मतलब बेटा कैश पर बेचे। अगर बेटा क्वेश्चन कह दे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, इसका मतलब बेटा आपने उधार खरीदे हैं। किसी का नाम आते ही बेटा आपने उधार खरीदे हैं। अगर बेटा क्वेश्चन कह दे सेल गुड्स टू बहादुर, इसका मतलब बेटा आपने उधार पर बेचे हैं, आपने क्रेडिट पर बेच रखे हैं। अच्छा, तो क्या हमने ये उधार बेचे हैं? बेचे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे ही बोल देता सेल गुड्स टू बहादुर इन कैश, अगर क्वेश्चन ये बोल देता बेटा सेल गुड्स टू बहादुर इन कैश, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपने कैश बेचे। बेटा अगर सिर्फ नाम लिखा है, कैश और क्रेडिट नहीं बताया, दैट मीन्स ऑलवेज क्रेडिट। तो बेटा ये आप तीसरी बात इस क्वेश्चन की नहीं सीख रहे हो मुझसे, कि आपने बहादुर को जो गुड्स बेचे हैं बेटा वो उधार पर बेचे हैं 20,000। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लिखो सेल गुड्स टू बहादुर, सेल्स गुड्स टू बहादुर। आपने बेटा बहादुर को गुड्स बेचे हैं। पहले बताओ बेचने से क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों स्टॉक कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? स्टॉक कम हो गया तो क्या बेटा एक एसेट भी आ जाएगी? बेटा एक एसेट भी आ जाएगी। मैं बैलेंस शीट में ये बात नहीं बता पाया था, आज समझ लो। बेटा जिसको भी आप उधार पर गुड्स बेचते हो, क्या वो मेरा डेटर होता है? बिल्कुल होता है। क्या डेटर एक करंट एसेट्स होती है? बिल्कुल करंट एसेट्स होती है बेटा, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। क्योंकि जनरली बेटा मैंने उधार 2-3 महीने का दिया होता है, तो बेटा 1 साल के अंदर तो ये कैश में कन्वर्ट हो ही जाएगा। बेसिक टर्म पढ़ते टाइम हमने ये चर्चा की थी प्यारे बच्चों। तो बेटा जैसे ही आपने बहादुर को गुड्स बेचे, गुड्स चले गए, स्टॉक कम हो गया, लेकिन बेटा एक नई एसेट आ गई जिसका नाम है डेटर, जिसका नाम है बेटा डेटर। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फ्रेम करूंगा बेटा और लिखूंगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या करोगा बेटा? बैलेंसेस लिख दूंगा। कैश का बैलेंस 55,000, स्टॉक का बैलेंस 35,000 और बेटा डेटर का बैलेंस 20,000। ये किसके बराबर है बेटा? मेरी कैपिटल के प्लस क्रेडिटर्स के। लो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया बेटा, रह गई है 6th इक्वेशन। बेटा बोलता है विड्रीव फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपए निकाले। ये 4th टर्म है बेटा, ये 4th ट्रांजैक्शन है जो नहीं है, जो आप मुझसे सेम क्वेश्चन में सीख रहे हो। आपने बेटा पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, दैट मीन्स आपने ड्रॉइंग्स करी। हाँ बेटा आपने बिजनेस से पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसे निकाल लिए 10,000 रुपए। बेटा आपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाले हैं, लो मैं लिख देता हूं 6th वन में ड्रॉइंग्स।
आपने बेटा पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले, क्या बेटा ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को कम कर देती है? हाँ बाबू, तो 10,000 रुपए से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। बेटा और क्या इंपैक्ट आएगा? बेटा बिजनेस में जो कैश पड़ा है वो भी तो 10,000 रुपए कम हो जाएगा। जब आप बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल कर लेकर जाओगे तो कैश भी तो इंपैक्टेड होगा। तो बेटा मैंने कैश से भी कम कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा फाइनल इक्वेशन। क्योंकि बेटा मैं सारी इक्वेशन बना चुका हूं, मैं लिखूंगा फाइनल इक्वेशन और इसमें टोटल लिख दूंगा। बेटा कैश कितना बचा? 45,000। कितना बचा स्टॉक? 35,000। डेटर कितने के बेटा? 20,000 के। बाबू कितनी कैपिटल? 70,000। और कितने क्रेडिटर? बेटा 30,000। क्वेश्चन ने मुझे सिर्फ इक्वेशन बनाने को कहा था, मैं फिर भी बैलेंस शीट जरूर बनाऊंगा बच्चों। तो हम क्या करेंगे बेटा, अब बैलेंस शीट को फ्रेम करेंगे। लो प्यारे बच्चों, मैं ये रब कर देता हूं पोर्शन, मैंने रब करा। और बेटा आप क्या करोगे, बैलेंस शीट फ्रेम करोगे। बैलेंस शीट ऑफ, बाबू किसका नाम लिखोगे? मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का नाम नहीं पता है तो आप लिख दो मोहन। और एज एट, अगर मुझे डेट नहीं पता मैं डेट ब्लैंक छोड़ दूंगा बच्चों। हाँ जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, बेटा अमाउंट्स, उसके बाद एसेट्स और उसके बाद फिर अमाउंट्स। बेटा ध्यान रखना, लायबिलिटी और एसेट में लिखने की जगह ज्यादा चाहिए होती है, तो ये कॉलम थोड़े बड़े होने चाहिए अमाउंट के कंपैरिजन में। लो जी, मेरे पास क्या क्या लायबिलिटी है? एक कैपिटल है और एक क्रेडिटर है। मेरे प्यारे बच्चों लिख दो, कैपिटल 70,000, क्रेडिटर्स 30,000। बेटा टोटल कर दो, टोटल इज 1 लाख। और इसके बिल्कुल सामने लिखना बेटा एसेट का टोटल। बाबू ऐसा हो सकता है एसेट 5 या 6 हो और हो सकता है लायबिलिटी 2 हो, तो आराम से 5-6 लाइन छोड़कर लिखना बच्चों। ठीक है जी। तो बेटा एसेट्स में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले कैश कितना? 45,000। उसके बाद बेटा स्टॉक कितना बच्चों? 35,000। उसके बाद बेटा डेटर्स कितने मेरे प्यारे बच्चों? 20,000। तो क्या बेटा मेरी लायबिलिटीज एसेट के बराबर आ रखी हैं? बेटा बिल्कुल टोटल बराबर है। तो बेटा यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपको, नेक्स्ट क्लास में 4 या 5 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो फिर भी कॉल कर लेना बच्चों। बाय बाय।